मम प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9वीं, सुनो बेटा। इसके पिछले पीरियड में मैं तुम लोगों को तद्धित प्रत्यय पढ़ाया था, जानते हो ना। कृदंत के बाद, कृदंतात्मक प्रत्यय के बाद ये आ रहा तद्धित प्रत्यय, और इसकी पूरी जानकारी मैंने तुम लोगों को दे दिया है। तद्धित भी पूरा बता दिया है। अन, मतु, इनि, ठक, ये सब तद्धित प्रत्यय हैं, जिसको समझा दिया मैंने तुमको। त्व, त्रल, तमप, तरप, धा, ठच। अब बच गया मैट। यही प्रत्यय भरे बचा है बेटा, बाकी मैंने तुम लोगों को शब्द बतला दिया है, ठीक है ना। देखो ये प्रत्यय जो तुम पढ़ रहे हो, ना ही तुम्हारा आज बल्कि ये 10वीं में भी तुमको काम आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझो और कॉपी में लिख लेना और पढ़ते रहना। रटने की काम नहीं है, समझना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। आ जाओ बेटा। मैट, मैट का तुम देख रहे हो, ये दिया है कोष्टक के अंतर्गत मैं, अर्थात ये वैकल्पिक रूप है और यही प्रयुक्त होता है। पढ़ने के लिए हम मैट पढ़ते हैं, परंतु जब प्रयुक्त होता है तो मैं प्रयुक्त होता है। जैसे वाक धन मैट देख लिए, तो वांगमय क्या बन गया? वांगमयम, ठीक है। इस तरह से बेटा, उसी तरह से चित्त धन मैट, तो चिन्मयम। और जो प्रत्यय ये बैठ रहे हैं, ये याद रखो धातुओं में नहीं बैठती। हाँ, ये सब प्रत्यय बैठते हैं कहाँ कहाँ बैठते हैं? ये संज्ञा में या विशेषण में या सर्वनाम में। समझ में आया ना? इसको विशेष ध्यान रखना है। तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर बैठते हैं, जबकि दंडात्मक प्रत्यय है वो धातुओं पर बैठती है, ठीक है। स्वर्ण धन मैट, स्वर्ण धातु है कि शब्द है? बताओ। स्वर्ण बेटा धातु नहीं है, स्वर्ण शब्द है। और इस स्वर्ण पर मैट बैठ गया, इस तरह से इसका रूपांतर रूप बन गया स्वर्ण, स्वर्णमयम। ऐसा मैट प्रत्यय लगा करके रूप बनते हैं, और इस तरह से ये तद्धित पूर्ण हो गया बेटा। समझ में आया ना? और पढ़ा एक बार बता दूं क्या, कि कारक प्रकरण चालू करेंगे। देखो एक बार मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, इनको तुमको पढ़ना है। समझ में आया? पढ़ के बता दिया हूँ बेटा। आ जाओ, अब आते हैं आगे कारक प्रकरण। निकालो अपनी पुस्तक के 120 पृष्ठ। कारक प्रकरण, ये तो तुम चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हो। कारक क्या है ना? उसी को आज तुम्हारे इस 9वीं क्लास में भी पढ़ेंगे और 10वीं में भी पढ़ेंगे। हाँ, किसी वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उन शब्दों को कारक कहते हैं।
कारक क्या है? जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध हो, वो है कारक। समझ में आ गया? क्रिया से संबंध रहना जरूरी है। दूसरे शब्दों में क्रिया के संपादन में जो पद सहायक होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। दूसरे रूप में और ये बता दिया कि क्रिया के कार्य को संपादन करने, पूरा करने में जो सहायता पहुंचाता है, उन शब्दों को, उनके रूपों को कारक कहा जाता है। ठीक? अच्छा, अब देखो बेटा, जैसे कह पठति, एक वाक्य दिया है, यथा कह पठति, तो उसका उत्तर निकलता है छात्रः पठति। कर्ता छात्र क्रिया का संपादन करता है ना? ठीक? ये कह का प्रश्न करो, किसमें? धातु में, क्रिया में, तो जो उत्तर निकलता है उसको कहेंगे कर्ता। देवभाषा में बेटा देखो, हैं? और मातृभाषा में इसी को कहते हैं कह माने कौन। कौन का प्रश्न करो क्रिया में, तो जो शब्द निकलता है वही वाक्य का कर्ता होता है। मातृभाषा में भी बताया और देवभाषा में भी बता दिया। देवभाषा में कह का प्रश्न करोगे, जबकि मातृभाषा में कौन शब्द का क्रिया के साथ प्रश्न करने पर उत्तर निकलेगा वही कर्ता होगा। ठीक? द्वितीय, किम पठति। किम पठति, अनुवाद करो इसका। किम माने क्या, पठति माने पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो संस्कृतम पठति। देख लिए, क्रिया में क्या का प्रश्न करोगे बेटा, तो फट से तुमको मिल जाएगा कर्म। क्या मिल जाएगा? कर्म। कर्ता छात्र क्रिया द्वारा संस्कृत, है ना, कर्म को पाना चाहता है। ठीक है? कर्ता क्रिया के कर्म के कारण वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। किसको पाना चाहता है? कर्म को। और इसी को कहते हैं कर्म कारक। समझ में आ गया? तो कर्ता जानने के लिए कह का प्रश्न करेंगे, कर्म जानने के लिए किम का प्रश्न करेंगे। अब देखो तृतीय, कथम पठति। ये तृतीय प्रश्न है। क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? करण। क्या जानने के लिए? करण। ये बता रहा है कथम पठति, मनसा पठति, हैं? कैसे पढ़ता है? तो मन से पढ़ता है। ठीक है? क्रिया के कर्ता की क्रिया मन, वही करण है ना? वह क्रिया की सहायता कर देता है, कर लेता है, इसलिए इसको करण कहते हैं। ठीक? अब चतुर्थ देखो, कस्मै पठति। देख लिए? तो कस्मै का जो उत्तर है वह ज्ञानाय पठति। क्या? ज्ञान के लिए। क्या? ज्ञान के लिए, उसका आशय ज्ञानाय। कर्ता छात्र हैं, क्रिया का ज्ञान संप्रदान प्राप्त करने के लिए हो रहा है।
क्या संप्रदान है? कस्मै पठति ज्ञानाय, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कस्मै का प्रश्न करो तो चतुर्थी विभक्ति बन जाएगी, करण संप्रदान निकल आएगा। समझ में आ गया? आ जाओ, पंचम है कस्मात् पठति, हैं? तो आचार्यात् पठति। देखा किससे पढ़ता है? तो ये आचार्य से पढ़ता है। देख लिए सब विभक्तियों को प्राप्त करने की बस ये प्रश्न के लगाते जाओ। पांचवें नंबर पंचम देख लिए, कस्मात् पठति आचार्यात् पठति। किससे पढ़ता है? आचार्य से। यह कर्ता आचार्य अपादान से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह से इसको अपादान कारक कहते हैं। अब षष्ठम, कस्मिन् पठति, कस्मिन् विद्यालये, विद्यालये पठति। कर्ता छात्र जो है इसके आधार पर अधिकरण है। ये कौन सी विभक्ति है? अधिकरण। सप्तमी को अधिकरण कहते हैं, है ना? इस तरह से देखो बेटा, छात्रा संस्कृतम मनसा ज्ञानाय आचार्यात् विद्यालये पठति। सभी जो है विभक्तियों को लेकर के एक वाक्य कैसे सुंदर बनाया है, देख लो। छात्रा संस्कृतम मनसा ज्ञानाय आचार्यात् विद्यालये पठति। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा जानते हो? छात्र संस्कृत को मन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य से विद्यालय में पढ़ता है। ऐसा इसका अनुवाद होगा बेटा। समझ में आया ना? बहुत सुंदर समझाया है जी। इस वाक्य में निहित पदों का किसी न किसी रूप में पठत क्रिया से संबंध है। पठत क्रिया से समस्त जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं सबका संबंध है। किसी का कर्ता के रूप में, तो किसी का कर्म के रूप में, तो किसी का करण के रूप में, तो किसी का संप्रदान के रूप में, तो किसी का अपदान के रूप में, और किसी का अधिकरण के रूप में। कौन सा छूट गया? संबंध छूट गया। इस प्रकार कहता है, अतः ये सभी कारक पद हैं। इन्हें क्रमशः कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक होते हैं। हमारे देवभाषा संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्मं करणं च संप्रदानं तथैव च अपादाने अधिकरणे इत्यायुः कारकाणि षट्। ये संस्कृत में श्लोक है बेटा कि हमारी देवभाषा संस्कृत में कारक के 6 भेद बताए गए हैं। संस्कृत में संबंध के और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। ये देखो, अब भी आपने कहा ना तुमसे, अरे षष्ठी कैसे छोड़ दिया संबंध को और संबोधन को? तो ये बता रहा है कि देवभाषा संस्कृत में संबंध और संबोधन
ये दोनों कारक नहीं माने जाते, क्योंकि क्रियापद के संपादन में इनका सीधा संबंध नहीं होता। क्रियापद के जो संबंध होना चाहिए वो सीधा संबंध नहीं रहता, इसलिए इनको जो है कारक नहीं माना गया। ठीक है। संबंध में दो संज्ञाओं का संबंध होता है, जैसे सह रामस्य पुत्रोस्ति, वह राम का पुत्र है, वह राम का पुत्र है। सह रामस्य पुत्रोस्ति। ठीक है। इस वाक्य में अस्ति क्रिया है, इस क्रिया से राम का कोई संबंध, इस क्रिया से राम का कोई संबंध नहीं है, बल्कि पुत्र से संबंध है। जो क्रिया नहीं संज्ञा है, दूसरी तरफ संबोधन प्रथमा का ही रूप है, इसका संबंध भी क्रिया से सीधा नहीं होता। जैसे हे राम त्वं मित्रस्य गृहं गच्छ, राम तुम मित्र के घर जाओ। कारक और विभक्ति देख लिए। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों से संबंध बताने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे ही विभक्ति कहलाते हैं। यथा खाका बना के बता दिया है बेटा, देखो विभक्ति कारक, कारक के चिन्ह और हिंदी में उसका क्या मतलब होता है ये भी समझा दिया है। ठीक है। जैसे प्रथमा, प्रथमा को हिंदी में कहते हैं कर्ता और उसका संकेत है ने। द्वितीया कर्म, उसका संकेत को है। तृतीया करण, उसका संकेत क्या है से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान, उसका संबंध जो चिन्ह है वो है बेटा को के लिए। पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध काके की रारेरी। सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन है हे अरे अजी मानो। ये जो है संकेत है। कारक का संक्षिप्त परिचय। कर्ता कारक, जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इस तरह से अहम पुस्तकम पठामि त्वं पाठशालां गच्छसि, कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार बेटा ये बताया, शेष जो है मैं तुमको अगले पीरियड में बताऊंगा। ठीक है।